वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल कल यानी 5 अगस्त को ही संसद में पेश हो सकता है और संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन पर मुहर भी लग गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट के कुछ क्लॉज को हटाया भी जा सकता है। कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। नए बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से वेरिफिकेशन का भी प्रस्ताव है। वहीं वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव हो सकता है। प्रस्तावित बिल में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। नए बिल के ड्राफ्ट में जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी का अधिकार भी मिल सकता है। वक्फ बोर्ड से जुड़ा नया बिल लाने के पीछे साल 2022 का एक मामला बताया जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुचेंदुर गांव को अपनी संपत्ति बताया था, जिसमें रहने वाली ज्यादातर आबादी हिंदू है। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को सदन में पेश करने से पहले ही सियासत शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और कई मुस्लिम धर्मगुरु इसके विरोध में नजर आए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। यूपी वक्फ तरक्की बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सूफियान निजामी ने संशोधन बिल लाने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। ये नया कानून लाना और बिल में ही संशोधन करना, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं होगी। सरकार को अपने इस फैसले पर गौर करने की जरूरत है। वहीं बरेली के उलेमाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और बिल में कड़े प्रावधान लाने की मांग की। नया कानून बनना चाहिए और उसमें इतनी सख्त शिकें हों जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन, मेंबरान भू माफियाओं से सीटिंग करके उस जमीन पर कब्जा न कर सकें। विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ बोर्ड कानून को मनमाना बताया और इसमें संशोधन करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया। वक्फ एक्ट एक मनमाना एक्ट है जिसमें एक तरफा अधिकार दिए गए हैं जो भारत के कानून के सम्मत नहीं है। ये संशोधन जरूरी थे। ये संशोधन का सब सेकुलर ताकतों ने समर्थन करना चाहिए। केंद्र सरकार जिस वक्फ बोर्ड की पावर पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है, आइए आपको बताते हैं कि वो कैसे काम करता है और उसकी कितनी संपत्ति है। दरअसल जब कोई शख्स अल्लाह या इस्लाम के नाम पर संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड दान में मिली इस संपत्ति को इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को जनहित के काम में खर्च किया जाता है। पूरे देश में अभी 32 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ बोर्ड की 8,70,000 संपत्तियां हैं जो 9,40,000 एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। साल 1954 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट पारित किया था। 1995 में तत्कालीन सरकार ने एक्ट में संशोधन कर वक्फ को असीमित पावर दे दी। जैसे कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और अगर वक्फ का दावा गलत है तो संपत्ति मालिक को इसे साबित करना होता है। इसके बाद साल 2013 में यूपीए सरकार ने नए संशोधन किए और वक्फ को और ज्यादा पावर दे दी गई। मध्य प्रदेश के रतलाम से संचालित होने वाला एक मदरसा विवादों में घिर गया है। यहाँ मदरसे में दी जाने वाली तालीम और मदरसे में रहने वाली बच्चियों की सुविधा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने रतलाम के इस मदरसे का औचक निरीक्षण किया था और मदरसे में कई अनियमितताएं पाई गयी। जांच के दौरान पाया गया कि मदरसे के हॉस्टल में करीब 100 बच्चियों को रखा गया था, जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चियों के नाम किसी स्कूल में दर्ज नहीं थे। मदरसे में बच्चियों को स्कूली शिक्षा नहीं दी जा रही थी। मदरसे में रहने वाली 60 बच्चियां केवल मुस्लिम तालीम ले रही थीं। मदरसे में हर जगह कैमरे लगाकर बच्चियों की निगरानी हो रही थी।
बच्चियों के सोने वाले कमरे में भी कैमरे लगाए गए थे, जो जांच के बाद हटा दिए गए। क्लासरूम है, नो डाउट वहाँ पे तो कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ बच्चियाँ रहती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ, उनके वैल्यूएबल्स भी रहते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने पहले कैमरे लगाए गए थे, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है मौखिक रूप से, लेकिन कल जो जांच हुई उसके बाद में इन्होंने ये कैमरे निकाले हैं। वहीं जांच में पाया गया कि रतलाम से चलने वाला ये मदरसा मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से पंजीकृत भी नहीं है। वहीं बाल संरक्षण आयोग की दबिश के बाद मदरसे में व्यवस्था को बदला गया और मदरसा मैनेजमेंट ने बच्चों की पढ़ाई, दवाई और सुरक्षा का दावा किया। रतलाम के इस मदरसे में अनियमितता पाए जाने पर बाल संरक्षण आयोग और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद मदरसे पर कार्रवाई भी की जा सकती है। एक तरफ केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की पावर पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार के कई मंत्रियों ने मदरसों को लेकर एक बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने देश के सभी मदरसों को बंद करने की मांग की और आरोप लगाया कि मदरसों में बच्चों को आतंकी गतिविधियों की तालीम दी जाती है। ये अपराधियों को पैदा करते हैं और अपराध कराते हैं। मदरसे में बैठने वाले 90% अपराधी और आतंकवादी बनते हैं। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों को मिलने वाले पैसों पर भी सवाल उठाए और मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच की मांग की। इसकी फंडिंग कहां से हो रही थी, कहां से संचालित हो रहे थे? क्योंकि जब इनको कोई सरकारी एड नहीं मिल रही, इनको कोई भामाशाह नहीं दे रहा, तो ये फंडिंग आई कहां से? कहीं आतंकवादियों को फंडिंग तो नहीं, कहीं विदेशियों से फंडिंग तो नहीं। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों को लेकर विपक्ष पर भी हमला बोला और उसे आतंकियों का समर्थन बताया। विपक्ष तो आतंकवादियों का समर्थक है। आतंकवादियों पर आदरणीय सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे जब उसका एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में। तो ये तो विपक्ष की तो बात मुझसे मत पूछिए, क्योंकि वो खुद आतंकवादियों के समर्थक हैं, पोषक हैं। उन्होंने आतंकवाद हमेशा पनपाया, उन्होंने आतंकवाद चलवाया। और अब बात अयोध्या गैंगरेप मामले की, जिसको लेकर यूपी सरकार ने आरोपी मोइन खान पर कार्रवाई की, तो वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासी टकरार भी बढ़ गई। अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। तो वहीं बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने अयोध्या पहुंचकर रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और आर्थिक मदद दी। साथ ही मामले की पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। मुलाकात के बाद बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। डीएनए की जांच की बात की है अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हो और ये मछुआरे समाज की बेटी का दर्द आपको नहीं दिखाई सुनाई पड़ा? इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के मोहरा श्री अखिलेश यादव निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए अब न्यायालय की बात कर गुमराह न करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेश वासियों को, दोषी को दंड और पीड़िता को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। दरअसल कल अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आरोपी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। इधर रेप के मुख्य आरोपी मोइन खान के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। बेकरी पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब दूसरी प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। और मोइन खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया, जिसके बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली करनी शुरू कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा तालाब की जमीन पर बना है। दरअसल इस कॉम्प्लेक्स में बैंक होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई थी, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया है। इधर अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान पर बहुजन समाज पार्टी ने भी निशाना साधा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बुलडोजर कार्रवाई के समर्थन में खड़ी नजर आई और बीएसपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ित के घर भेजा। इस तरह समाजवादी कह रहे हैं तो निश्चित है मुलजिमों को बचाने की एक साजिश कर रही है। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की घटना में कहीं डीएनए की जांच कराई थी। तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले में यूपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के सदन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपराधी की जाति बता करके, आरोपी की जाति बता करके दूसरी पार्टी को इंगित किया गया। अयोध्या गैंगरेप पीड़ित के परिवार को धमकी के मामले में पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। बावजूद इसके अभी भी पीड़ित परिवार को धमकियां मिल रही हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में पीड़ित की मां ने बताया कि पुलिस को बताने के बाद भी उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं और मामले में समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। धमकी भी मिलता है मारे के,
मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी? हाँ, कोई बाद भी धमकी मिल रही है सब मुसलमान। वहीं यूपी सरकार आरोपियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा बता रही है। पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे बलिया हो चाहे अयोध्या हो। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए दोनों दलों ने पूरी रणनीति बना ली है। और लोकसभा चुनाव की ही तरह कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने सभी 10 जिलों में अपने प्रभारी तैनात कर दिए हैं। दूसरी तरफ पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अभियान चला रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में रुकेंगे और इलाकों में प्रभात फेरी निकालेंगे। साथ संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं पर ज्यादा फोकस करने की रणनीति बनाई है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने भी अपने फ्रंटल संगठनों को काफी एक्टिव कर रखा है। युवाओं को और नए जोश के जो लड़के हैं उनको फ्रंटल संगठनों में भर्ती के लिए भी कई कोशिशें भी की जा रही हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ साथ अब ब्राह्मणों को भी साधने में जुट गए हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई रणनीति के साथ काम शुरू कर दिया है। अब ब्राह्मणों के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जुगत लगाई है। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि इस बार 40% वोट लेकर 2027 में सत्ता हासिल करें। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 33% वोट मिले थे। यही वजह है कि ब्राह्मणों को अपने पाले में वे करना चाहते हैं। ब्राह्मण वोट बैंक को हासिल करने की शुरुआत अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर की। उसके बाद हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा तोड़ने पर विरोध जताकर अपनी मंशा जाहिर की थी। इसके साथ ही 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती की तैयारी भी समाजवादी पार्टी जोर शोर से कर रही है। इस बीच अखिलेश यादव हरिशंकर तिवारी की जयंती में शामिल होने का न्योता भी स्वीकार कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा कि हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा स्थापना समारोह में भाषण के आमंत्रण के लिए धन्यवाद। व्यस्तता के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव की तैयारी भी जोर शोर से कर रही है। केंद्रीय मंत्री और एनडीए की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की यूपी सरकार से अदावत जारी है। एक बार फिर उन्होंने आरक्षण को लेकर योगी सरकार को घेरा और इस बार आउटसोर्सिंग की भर्ती का मुद्दा उठाकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग की भर्तियों में वंचित वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पाता और आजकल आउटसोर्सिंग की भर्तियां, नियमित भर्तियों में वंचित वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है। संविदा की भर्तियों में भी वंचित वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन आउटसोर्सिंग, ये जो एक चलन प्रारंभ हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां हैं। अनुप्रिया ने ये भी कहा कि आउटसोर्सिंग की भर्तियों में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इससे पहले अनुप्रिया पटेल कई मुद्दों पर सरकार से अलग राय दे चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने जातीय जनगणना का खुलकर समर्थन किया। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती मामले में यूपी सरकार को घेरा था। साथ ही आरक्षित वर्ग के खाली पड़े पदों को लेकर भी चिट्ठी लिख चुकी हैं। तो वहीं टोल प्लाजा के मुद्दे पर खुलकर अदावत भी की थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में एनडीए के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल चुनाव नतीजे एनडीए की उम्मीदों के बिल्कुल उलट आए थे। और दुकानों पर नेम प्लेट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इसके बावजूद ये मुद्दा एक बार फिर उठाया गया है। इस बार बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे को हवा दी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू दुकानदारों से अपनी दुकानों पर नाम लिखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो हिंदू दुकान पर नाम नहीं लिखेगा उसे हिंदू नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मेरा हर हिंदू से आह्वान है कि अपनी दुकान अपने अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम अवश्य लिखें। अब जो लिखेगा वही हिंदू और जो नाम ना लिखे वो हिंदू नहीं। नाम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि देश आपका ही है। फिर सब समझदार हैं। दरअसल यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपना पहचान बताने का आदेश दिया था। योगी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश खारिज करते हुए यूपी और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा था। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के गृह मंत्री अमित शाह पर हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अमित शाह की तुलना अहमद शाह अब्दाली से करने पर जमकर हमला बोला।
और गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे को आड़े हाथ लिया। इस दौरान गिरिराज ने उद्धव की तुलना खुद शाह अब्दाली अहमद से करते हुए कहा कि उन्होंने बाला साहेब की कमाई को मिट्टी में मिला दिया। भूल गया अपने पिताजी का संस्कार, जो भूल गया कि पहचान, आज वो अहमद के रूप में खुद खड़े होकर के मुसलमानों के वोट के लिए बाला साहेब ठाकरे की पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिला। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बार बार हिंदुओं को कष्ट देकर उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपने ही संसदीय क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें गाड़ी छोड़कर बाइक पर सवार होकर प्रदर्शनकारियों से बचकर भागना पड़ा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में स्कूल के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एएनएम कर्मियों ने घेर लिया। हाथों में लाल झंडा लिए प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने लगे। उसके बाद बीच सड़क पर जमकर ड्रामा हुआ। हंगामा बढ़ता देख गिरिराज सिंह किसी तरह से गाड़ी से उतरे और बाइक पर सवार होकर भागना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटे नहीं और उनकी गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ मंत्री से मुलाकात करके अपनी समस्या और मांग बतानी थी, लेकिन वो बिना सुने ही भाग गए। दूसरे गाड़ी से चले गए, मोटरसाइकिल पकड़ के चले गए। हमको कुछ नहीं करना था, हमको सिर्फ उनको संदेश देना था। दरअसल 22 जुलाई से बिहार में स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दिल्ली में अब अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर एक्शन होने लगा है। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर ऐसा चला कि धड़ाधड़ अवैध निर्माण जमींदोज होने लगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सिविल लाइन इलाके में बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की। डीडीए के मुताबिक सिविल लाइन के खैबर के पास उनकी करीब 32 एकड़ जमीन पर लोगों ने कब्जा कर अवैध तरीके से मकान और दुकान बना लिए हैं। इसके लिए विभाग की ओर से पहले ही सभी मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था, जिसके बाद अब बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की गई है। डीडीए की माने तो करीब 300 से ज्यादा मकान बने हैं जो अवैध कैटेगरी में आते हैं और उन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया है। नोटिस देने के बाद डीडीए के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और वहां बने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो डीडीए ने एक दिन पहले मकान खाली करने का नोटिस दिया था, जिसके बाद आज लाओ लश्कर के साथ अतिक्रमण गिराने पहुंच गए। लोगों का कहना है कि वो 50 से 60 साल से यहाँ रह रहे हैं और अब उनके घरों को अवैध बताकर उन्हें उजाड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली से धर्म परिवर्तन को लेकर बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बरेली के एक गांव में चल रहे कथित धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम में पुलिस ने छापा मार दिया। बरेली के बहेड़ी गांव में धर्म परिवर्तन कराने की सूचना से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर छापा मारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक घर में कुछ लोग इकट्ठा हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां शामिल थीं और सभी के हाथों में ईसाई धर्म से जुड़ी किताब थी। पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की, हालांकि किसी ने ये नहीं बताया कि उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। तुम्हारा कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है? नहीं, धर्म परिवर्तन हमारा कोई करेगा। इस मामले में आरोपी का कहना है कि उनके घर में सुबह 11 बजे आराधना हो रही थी। इसी दौरान किसी खुराफाती ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। फिलहाल बहेड़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी बरेली में ईसाई धर्मांतरण से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मददगारों पर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। घाटी में नार्को आतंकवाद से जुड़े 6 लोगों पर कड़ी कार्रवाई हुई और नार्को आतंकवाद से जुड़ने के आरोप में 6 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कर्मियों को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। एलजी ने कर्मियों को सेवा से बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) का इस्तेमाल किया। जिन 6 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, उनमें 5 पुलिसकर्मी थे। सस्पेंड होने वाले कर्मचारियों में एक कर्मचारी शिक्षक के पद पर तैनात था। जांच में पता चला है कि ये कर्मचारी नार्को आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे, जो पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे थे और ड्रग्स के जरिए आतंकियों को आर्थिक मदद पहुँचा रहे थे। सरकार की कहीं न कहीं एक राजनीतिक स्वेच्छा भी बताती है
जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। सरकार आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से जड़ से उन्मूलन करना चाहती है, जिसका पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम में, जम्मू कश्मीर के लोगों में एक फील गुड फैक्टर, एक अच्छा इसका जिसे कहते हैं माहौल गया है। घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल जमीन आसमान एक कर रहे हैं। वहीं सरकार आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई कर उनकी कमर तोड़ रही है। और अब बात गुजरात की। गुजरात में आज से श्रावण मास शुरू हो गया। वहां कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई, जिसकी एक खूबसूरत तस्वीर अहमदाबाद से सामने आई। ये तस्वीर अहमदाबाद के अमरनाथ धाम की बताई गई। वहां कावड़ यात्रा में शामिल लोगों पर फूलों की बारिश की गई। ये पुष्प वर्षा ड्रोन के जरिए की गई। भगवान शिव का डमरू और त्रिशूल भी ड्रोन पर दिखाई दिया। वहीं फूलों की बारिश होने पर कावड़ यात्रा में शामिल लोगों के चेहरे खिल गए। साथ ही कावड़िए बम बम बोले के जयकारे लगाते नजर आए। इस दौरान कावड़ियों पर शानदार फूलों की बारिश होती नजर आई। कावड़िए भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर कावड़ ले जाते दिखे। कावड़िए नाचते और भगवान शिव के गीत गाते नजर आए। आपको बता दें, गुजरात में श्रावण मास आज से शुरू हुआ है और इसका समापन 3 सितंबर को होगा। इस दौरान कावड़िए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी यात्रा करेंगे। और मध्य प्रदेश के सागर में एक बड़ा हादसा हो गया। वहां दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबने से 9 बच्चों की मौत हो गई। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने दुख जताया। दीवार गिरने के बाद जर्जर मकान पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और जर्जर मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। दरअसल हादसा शिवलिंग निर्माण के दौरान हुआ। उसी वक्त मंदिर के पास के एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिसके नीचे कई बच्चे दब गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके तुरंत बाद मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और मलबे में दबे बच्चों को निकाला गया, जिसमें से 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों का इलाज भी जारी है। हादसे के बाद घायलों को आनन फानन में अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं मिले, केवल एक कर्मचारी मौजूद था। स्थानीय निवासियों ने इस पर हंगामा किया। वहीं स्थानीय लोगों ने अस्पताल में सही व्यवस्था न होने की बात कही। साथ ही समय पर डॉक्टर के न आने पर भी सवाल उठाए। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की। यहाँ महीनों डॉक्टर नहीं आता। यहाँ लगभग ये कई 10-11 बजे डॉक्टर आएगा और 1 बजे चला जाएगा। सिर्फ एक डॉक्टर इस पीएचसी को चला रहा है। पुणे से एक बड़ी खबर मिल रही है। पुणे में लगातार बारिश और खड़कवासला बांध से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी। पुणे में सेना की भी तैनाती करनी पड़ी है। इस तरह वहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। एकता नगर इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। बांध से अतिरिक्त पानी को वहां पर छोड़ा गया है और एहतियातन पुणे में सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई है। पुणे के कई इलाकों में इस वक्त जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पुणे के कई इलाकों में सेना को एहतियातन तैनात कर दिया गया है। लगातार कई इलाकों में वहां पर जलभराव हो गया है और रिहायशी इलाकों तक पानी घुस आया है। सेना की तैनाती वहां पर की जा चुकी है। निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में सेल्फी लेने के चक्कर में एक लड़की 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो होमगार्ड्स के साथ मिलकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक शख्स रस्सी के सहारे लड़की को खाई से निकालकर ऊपर लाता दिखाई दिया। इस दौरान लड़की दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाती दिखाई दी। चूंकि लड़की 150 फीट गहरी खाई में गिरने की वजह से घायल हो गई थी और वो काफी डरी सहमी भी थी, इसलिए लड़की के बार बार पांव डगमगा रहे थे और वो ऊपर चढ़ भी नहीं पा रही थी। लेकिन शिवेंद्र सिंह राजे नाम का शख्स लड़की को किसी तरह खाई से निकालकर ऊपर लेकर गया और उसकी जान बचा ली। दरअसल ये लड़की अपने दोस्तों के साथ ठोसेघर झरना देखने गई थी। इसी दौरान बोरने घाट पर लड़की सेल्फी ले रही थी, तभी पैर फिसलने की वजह से वो 150 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में भी बादल फोड़ तबाही मची है। अचानक आई बाढ़ के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं मलबे की वजह से श्रीनगर करगिल हाईवे बंद हो गया। और गांदरबल के चिरवान कंगन इलाके से तबाही की भयंकर तस्वीरें सामने आई। श्रीनगर करगिल हाईवे पर मलबा ही मलबा नजर आया।
बादल फटने के बाद आई तबाही की वजह से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वहां से सामने आए एक वीडियो में सफेद रंग की एक कार मलबे में फंसी दिखाई दी। हाईवे का तो कहीं नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। कई घरों के अंदर मलबा घुस गया तो वहीं घरों के बाहर खड़ी लाखों रुपए की महंगी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। जो वीडियो सामने आया उसमें गाड़ियां मलबे में दबी दिखाई दी। हालांकि जिला प्रशासन मदद में जुटा रहा और बड़ी बड़ी मशीनों से मलबा हटाया गया। उधर उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं। गंगोत्री धाम में गंगा भागीरथी नदी एक बार फिर उफान पर है। नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है और खतरे के निशान के करीब पहुंचता जा रहा है। गंगा भागीरथी नदी में आई बाढ़ की वजह से गंगोत्री धाम में बना आरती स्थल पानी में पूरी तरह डूब गया है और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें आरती स्थल के ऊपर पानी बहता दिखाई दिया, जिसकी वजह से शाम को होने वाली आरती को भी रोक दिया गया। बाढ़ की वजह से नदी किनारे बने स्नान घाट भी डूब चुके हैं और लोगों को नदी से दूर रहने के लिए कहा गया है। लगता है कि ऊपरी क्षेत्रों में जो है काफी बारिश हुई है रात्रि को, जिसके कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और आज सुबह जो जल विद्युत निगम है सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया था कि जो है नदी के किनारे कोई न जाए, क्योंकि जो है गंगा भागीरथी नदी अपने उफान पर है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 4 दिन पहले जो तबाही आई उसके निशान आज भी देखने को मिल रहे हैं। जी न्यूज की टीम पहले दिन से ग्राउंड जीरो पर रहकर तबाही की एक तस्वीर आपको दिखा रही है। वहीं आज हमारे संवाददाता ने हेलीकॉप्टर में सवार होकर तबाही की एक एक तस्वीर को कवर किया और जी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र डसीला आज उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे जिससे गौरीकुंड मार्ग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। देखिए, तमाम जो टीम है आज स्निफर डॉग्स की मदद से वहां पर खास तौर पे गौरीकुंड के आसपास किस तरह की हानि हुई है उसे देखने की कोशिश करेगी। ये जी मीडिया ने आपको कल दिखाया था किस तरह से कल पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया गया था और आज किस तरह से दोबारा से एयर व्यू आपको दिखा रहे हैं। बादल सबसे बड़ी दिक्कत होते हैं और मौसम अभी थोड़ा बेहतर है। केदारनाथ धाम में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है, लेकिन तबाही से उबरने में महीनों लग जाएंगे क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड मार्ग में कई जगह सड़कें बह गई हैं। वहीं बिजली के खंभे भी टूटे पड़े दिखाई दिए। हालात इतने खराब हैं कि कई घर कभी भी भरभराकर गिर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद कई हाईवे ही बाढ़ में बह गए। चीका गांव का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक हाईवे कई जगह से टूटा नजर आया और तबाही का जो ड्रोन वीडियो सामने आया उसमें चीका गांव पर बना एक हाईवे पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दिया। पुल के बह जाने की वजह से हाईवे को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन सड़क यातायात को बहाल करने में जुटा है, लेकिन ज्यादा नुकसान होने की वजह से यातायात चालू होने में 2 से 3 दिन लग सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस मार्ग पर यात्रा करने से बचें और दारचा से शिंकुला सड़क का उपयोग तब तक न करें जब तक इसे उपयोग के लिए सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए। वहीं हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने की घटना को हुए आज 4 दिन हो गए, लेकिन रेस्क्यू अभी तक खत्म नहीं हो सका। आज चौथे दिन भी सेना और एनडीआरएफ की टीमें लापता लोगों की तलाश करती दिखी, जिसकी एक तस्वीर रामपुर के समेज गांव से सामने आई। यहां एक पोकलेन मशीन नदी से मलबा हटाकर लापता लोगों के शवों को ढूंढती दिखाई दी। इसके अलावा वहां पर बड़ी संख्या में सेना के जवान भी तैनात थे, जिन्होंने टेम्परेरी पुल बनाकर नदी को पार किया और नदी के दूसरे छोर पर जाकर मलबा हटाकर शवों को ढूंढा। इस दौरान सेना के जवान फावड़ा और कुदाल लेकर मिट्टी और बड़ी बड़ी चट्टानें हटाते दिखाई दिए। तो आज कुछ संभावना है कि डेड बॉडीज कुछ मिले हमारे को, कुछ बॉडीज। तबाही के बाद से रामपुर में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तबाही सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं आई है, मध्य प्रदेश में भी बाढ़ की भयंकर विनाश लीला देखने को मिली। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद नर्मदा नदी में आई बाढ़ ने नर्मदा तट पर बने एक शिव मंदिर को पूरी तरह डुबा दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें मंदिर की छत तक पानी भरा दिखाई दिया और मंदिर पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। नर्मदा घाट पर बने कई और मंदिर भी पानी में समाये नजर आए। वहीं नर्मदा घाट पर बैठने के लिए बनाई गई कुर्सियां भी सैलाब से चारों तरफ से घिरी दिखाई दी।
दरअसल मूसलाधार बारिश की वजह से नर्मदा और नर्मदा की सहायक नदियां उफान पर चल रही हैं, जिसकी वजह से खरमेर, चक्रार, सिवनी, बुढ़नेर समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ की विनाश लीला को देखते हुए प्रशासन ने मुनादी कराई है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भी नर्मदा नदी ने तबाही मचाई। नर्मदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई और डेंजर जोन में बहने लगी, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। नर्मदा नदी पर बने एक पुल से आवाजाही तो जारी रही, लेकिन पुल के नीचे नर्मदा की तेज लहरें कोहराम मचाती दिखीं। दरअसल मंडला जिले में पिछले साल की तुलना में 853 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और नदी में आई बाढ़ ने कई इलाकों को अपने पानी में डुबा दिया। लोगों को भी आपके माध्यम से अपील की जाती है कि नर्मदा जी का जो डेंजर लेवल है वो 437 मीटर पे आता है और वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, इसलिए अब घाटों के नजदीक के ना आए। नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचली बस्तियों, घाटों और मंदिरों के पास सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, ताकि किसी तरह के जानमाल का नुकसान न हो पाए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बांध भी उफना गए। टीकमगढ़ में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बांसुजारा बांध का जलस्तर बढ़ गया और बांध में पानी को मेंटेन बनाए रखने के लिए आज बांध के सभी गेट खोल दिए गए और टीकमगढ़ के बांसुजारा बांध के सभी 12 गेट खोलकर 780 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। बांसुजारा बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से धसान नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में धसान नदी का जलस्तर 8 से 12 फीट तक बढ़ सकता है। बारिश और बाढ़ से कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भी दिखाई दिए। यहां महारानी लक्ष्मीबाई बांध के 13 गेट खोलकर बांध के पानी को नदी में डिस्चार्ज किया गया। दरअसल भोपाल, रायसेन और विदिशा में लगातार हो रही बारिश की वजह से महारानी लक्ष्मीबाई बांध का जलस्तर बढ़ा है। बांध में रिकॉर्ड पानी की हर सेकंड बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते बांध के आज 13 गेट खोलकर 2,80,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात तो मध्य प्रदेश के मैहर में दिखे। यहाँ खतरे के सायरन बजते रहे और लोगों से नदी नालों और बाढ़ प्रभावित इलाकों में न जाने की अपील की गई, क्योंकि मैहर में भारी बारिश की वजह से पुल और पुलिया बाढ़ में समा गए। इसलिए प्रशासन ने लोगों से उफनाए पुल को पार न करने की अपील की। मैहर से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कई घर बाढ़ में आधे आधे तक डूबे दिखाई दिए। सैलाब ने इन घरों को चारों तरफ से घेर रखा था और घरों के बाहर दरिया बह रहा था। ऐसे ही हालात जरमोहरा गांव में भी दिखे, जहां सड़कें जल समाधि ले चुकी थीं, लेकिन उफनाई सड़कों के बीच से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते दिखाई दिए। अरे बहुत डर लग रही है, हम लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। यानी बाढ़ और बारिश से अभी राहत मिलने वाली नहीं है और अगले कुछ दिनों में मुसीबत और बढ़ सकती है। कुछ ऐसे ही हालात झारखंड के धनबाद में भी बन गए। पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि धनबाद के मैथन और पंचेत बांध के गेट खोलने पड़ गए और बांध के गेट खोलकर पानी निकाला गया तो समंदर जैसा सैलाब फूट पड़ा। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद प्रशासन को अलर्ट किया गया। वहीं बांधों के बढ़ते जलस्तर को लेकर केंद्रीय जल आयोग और डीवीसी एमआरओ विभाग भी नजर बनाए हुए है और आला अधिकारी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बाढ़ और बारिश सबसे ज्यादा छात्रों के लिए मुसीबत बनकर आई। भुटराडीह गांव में नदी के ऊपर पुल ना होने की वजह से छात्र उफनाई नदी पार करते दिखाई दिए और स्कूल जाने के लिए छात्रों ने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। छात्र छात्राओं ने अपने जूते चप्पल को हाथ में लेकर नदी पार किया। दरअसल इन दिनों बाढ़ और बारिश की वजह से बेनगंगा नदी उफान पर है, लेकिन छात्रों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नदी के ऊपर पुल ना बने होने की वजह से छात्र ऐसे ही नदी पार करके स्कूल जाते हैं। बारिश आने के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जाता है, उसके बाद छोटे छोटे भाई लोग रहते हैं, उन लोग को जाने के लिए दिक्कत होता है।
हालांकि प्रशासन का कहना है कि नदी के पास की भौगोलिक स्थिति ठीक न होने की वजह से पुल नहीं बन पाया है। एसडीएम करुण डहरिया ने बताया कि पुलिया निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही पुलिये का निर्माण कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रेन में आग देखकर लोग इधर से उधर भागने लगे। देखते ही देखते आग और भड़कने लगी और ट्रेन से आग की लपटें निकलती नजर आईं। दरअसल आग ट्रेन की एसी कोच में लगी। आग की वजह से ट्रेन और स्टेशन में धुआं ही धुआं फैल गया, जिसे देखकर लोग डर गए। इसके बाद पुलिसकर्मी और ट्रेन का स्टाफ आग बुझाने में जुट गया। आग पर काबू पाने के लिए पुलिसकर्मी ट्रेन के शीशे तोड़कर उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर फेंकते नजर आए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त ट्रेन के उस कोच में कोई यात्री नहीं था। इस वजह से कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। आग कोरबा से विशाखा जा रही ट्रेन में लगी, जिसमें एसी कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गया। साथ ही उसमें रखा यात्रियों का सारा सामान भी जल गया। वहीं रेलवे घटना की जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जर्जर पानी की टंकी को जमींदोज किया गया। स्कूली छात्रों ने इस पानी की टंकी को गिराने की मांग की थी। रायपुर के सरकारी हाई स्कूल में स्थित पानी की टंकी को ब्लास्ट से गिरा दिया गया। इसके लिए करीब 2 किलो डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ। ब्लास्ट के बाद पानी की टंकी चंद सेकंड में ही जमींदोज हो गई। टंकी को गिराने से पहले आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया था। टंकी को गिराने का वीडियो भी सामने आया। दरअसल धरसीवा के कचना स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनी पानी की टंकी काफी जर्जर हो गई थी। स्थिति को देखकर लगता था कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में स्कूल के बच्चों ने इसे जमींदोज करने की मांग की। हालांकि पुरानी और जर्जर हो जाने के कारण इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने एक्सपर्ट की टीम बुलाई और टंकी को ब्लास्ट से गिरवा दिया।